हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में, इसका जो पहला वीडियो बना है उसमें हमने आपके 3 प्रश्नों को करवा दिया। पाठ हमारा कौन सा चल रहा है? त्रयोदश पाठ है जिसका नाम है छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, इसके 3 प्रश्नों को हम लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। अब हम आते हैं चतुर्थ प्रश्न पर। और चौथे प्रश्न में हमें करना क्या है? चित्र वर्णन दिया हुआ है। और चित्र वर्णन भी कैसे है कि आपको चित्र दे दिया गया है और उससे संबंधित 5 वाक्य भी लिख दिए गए हैं, लेकिन उनमें जो रिक्त स्थान है उनके लिए उन्होंने क्या कहा है? चित्रम दृष्ट्वा, यानी चित्र को देखकर। चित्रम दृष्ट्वा यानी देखकर। पाठात, अब पाठ से चुनना है। पाठात यानी पाठ से उपयुक्त पदानी, यानी जो उपयुक्त लगे उन पदों को गृहीत्वा ले करके वाक्य पूर्ति करो, वाक्यों की पूर्ति कीजिए। चित्र देख लीजिए, चित्र को देखकर पाठ में उससे संबंधित कोई जो शब्द, उचित पद जो आपको लगे उनको चुन लीजिए और उनको उपयुक्त करके अपने हिसाब से सही उनको लिख दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। लिखा है अस्मिन चित्रे एका। अब इस चित्र में आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? बादल दिख रहे हैं, बादल के साथ में ये पर्वत दिख रहे हैं, कुछ वृक्ष भी दिख रहा है। यहाँ पे ये क्या दिख रहे हैं? ये आपके खेत पेड़ भी लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये दिख रही है, एक नदी दिख रही है, ये सभी चीजें दिख रही हैं। तो पहला इनमें लिखा है कि अस्मिन चित्रे एका वहती। अब बहने की बात आ रही है तो ये पर्वत, ये बादल, ये पेड़ पौधे तो कुछ नहीं बह रहे होंगे। क्या बह रही है? एक क्या बह रही है यहाँ पर? नदी। तो नदी हमारी ईकारांत शब्द होता है। और ईकारांत या आकारांत जो शब्द होते हैं, अगर उनका सिर्फ नाम लिखना हो तो उनको जैसा का तैसा लिख दीजिए, बस आपका उत्तर बन जाएगा। तो नदी हमारा शब्द कहाँ पर? हमारे वहाँ पर भी आया है, अपने पाठ में भी नदी के बारे में बताया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? एका नदी वहती, जो हमने पाठ से चुन लिया कि पाठ में हमें नदी शब्द मिला है और यहाँ पर भी नदी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब कहते हैं नदी निस्सरती, निह यानी निकलना, सरती बह तो रही है, और निह शब्द बता दिया कि निह सरती निकलती हुई बह रही है, निकल रही है। नदी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है बताइए? बादलों से निकल रही है, पेड़ों से निकल रही है, या फिर यहाँ से पर्वतों से निकल रही है? कहाँ से निकल रही है? पर्वतों से निकल रही है। तो अब पाठ में हमारा क्या शब्द आया है? पर्वत शब्द आया है ना। भूधरा जो शब्द आए हैं किन के लिए आए हैं? पर्वत के लिए आए हैं, पर्वत आए हैं। तो अब हमें बताना है कि नदी पर्वतों से निकल रही है। अब से का अर्थ हो निकलने का। जब निकलने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, तब उनमें हमें पंचमी विभक्ति लगानी पड़ती है। तो पर्वत शब्द में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा पर्वतात। तो नदी पर्वतात निःसरति। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब लिखा हुआ है नद्याः जलम, यानी नदी का जल भवती होता है। नदी का जल होता है, कैसा होता है बताइए? अब हमारे जो पाठ में सबसे पहले आप दूसरी लाइन पे ही जाएंगे, पहली को छोड़ दीजिए। पहली तो हमारी खाद्यान्न भंडार वाली है कि सुपूर्णम खाद्यान्न भांडम, इस प्रकार से लिखा हुआ है। सदैव भांड कारगम, यानी हमारे क्या बने हुए हैं? खाद्यान्न जो भांडम है सदैव सुपूर्ण रहते हैं, पूरे होते हैं। और उसके बाद में दूसरा क्या लिखा है कि नद्याः जला, यानी नद्याः जलम पीयूष तुल्यम भवती। पीयूष तुल्य होता है, नदी का जल कैसा होता है? अमृत के समान होता है। तो दूसरे में ही लिखा हुआ है, और इसमें भी हमारी लाइन देखिए उसी से मिलती जुलती मिल रही है कि नदी का जल भवती होता है, कैसा होता है? तो हम अपने पाठ से चुनकर लिख देंगे पीयूष तुल्यम, यानी पीयूष की भांति, पीयूष की तरह, अमृत की तरह। हमारा पाठ में भी लिखा है और इसमें भी सही निकल रहा है। आगे लिखा हुआ है सस्य सेचनम भवती। सस्य यानी फसलों का सेचन होता है, यानी सिंचाई होती है। किसके द्वारा होती है? अब यहाँ पे जब सस्य यानी फसल लिखा हुआ है, फसलों का लिखा हुआ है, बाद में लिखा है सेचनम यानी सिंचाई, भवती यानी होती है। सस्य सेचनम भवती, फसलों की सिंचाई होती है, तो आप क्या कहेंगे? किसके द्वारा होती है? नदी के जल के द्वारा, यही कहेंगे। तो आप क्या करेंगे? इसका अगर आप हिंदी में अर्थ ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा? नदी के जल से या के द्वारा,
है ना, यही अर्थ निकलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, नदी शब्द में के का अर्थ बताने के लिए षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नद्याः, यानी नदी के। अब जल में से या के द्वारा का अर्थ लगाना है तो जल शब्द में तृतीया विभक्ति लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, जलेन, यानी जल शब्द में जब तृतीया विभक्ति लगेगी तो क्या बन जाएगा, और जल बन जाएगा, जलेन, जैसे फल बनता है फलेन। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, नद्याः जलेन, यानी नदी के जल से। नदी की बात भी बताई है, जल भी हमारे उसमें पाठ में आया हुआ है। अब आगे लिखा है, अच्छा यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको जल ना लिखना हो, अगर आपको सीधा ये लिखना है कि नदी के द्वारा सस्य सेचनम भवति, इतना भी अगर आप लिखेंगे तब भी सही होगा। तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे नदी और जल ये सब हटा के आप या तो ये लिख दीजिए नद्याः जलेन, यानी नदी के जल के द्वारा, तो ये हो गया। नहीं तो अगर एक ही शब्द में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ नद्या लिख दीजिए, जिसका अर्थ हो गया ये नदी के द्वारा, अकेला नद्या। लेकिन देखिएगा, जब नदी शब्द में तृतीया विभक्ति जब लगाई जाती है तब उसमें तृतीया विभक्ति में इसका रूप बनता है हमारा नद्या, ठीक है, बिना विसर्ग वाला, जिसका अर्थ निकलता है नदी के द्वारा या नदी से, ठीक है। लेकिन जब इसमें विसर्ग लग जाता है तब यही नदी शब्द षष्ठी विभक्ति में विसर्ग के साथ में षष्ठी और पंचमी विभक्ति का रूप धारण कर लेती है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, षष्ठी और पंचमी में विसर्ग लगने पे ये षष्ठी और पंचमी विभक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान करिएगा कि अगर आपको के द्वारा का अर्थ निकालना है कि नदी के द्वारा फसलों की सिंचाई होती है, तो आप अकेला नदी शब्द लिखना है तो आप लिखेंगे नद्या, जिसका अर्थ निकल आएगा नदी के द्वारा। लेकिन आपको अगर लिखना है कि नदी के जल के द्वारा, तो नदी में जब अगर के का अर्थ निकालना है तब ये नद्या लिखेंगे, और जल में के द्वारा लगाने के लिए तृतीया विभक्ति लगा देंगे, तो हो जाएगा जलेन। तो इसके दो अर्थ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि दोनों ही तृतीया विभक्ति के साथ अगर नदी लिखेंगे तो उसका अर्थ खुद ही में निकल आएगा कि नदी के द्वारा, जिससे हमें पता है कि नदी में पानी होता है उसके द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। लेकिन और इसको स्पष्ट करके लिखना है तो लिखेंगे नदी के, तब नदी शब्द में तृतीया नहीं लगाएंगे, तब उसमें षष्ठी लगाएंगे और जल में तृतीया लगाएंगे, जिसका अर्थ निकल आएगा नदी के जल के द्वारा या नदी के जल से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप दो तरह से उत्तर लिख सकते हैं, या तो नद्या जलेन लिख देंगे जिसका अर्थ निकलेगा नदी के जल के द्वारा, या फिर आप लिख दीजिए अकेला नद्या। लेकिन नद्या जब लिखें, जब के द्वारा का उसमें अर्थ निकालना हो नदी में, तब उसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपका ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये हमारे आप दो तरह से इसको पूरा कर सकते हैं। फिर लिखा है भारत, भारत अस्ति, भारत है, कैसा है, स्वर्णवत, भाई स्वर्णवत है, या फिर आप सीधा ये भी लिख सकते हैं स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्णवत है, भारत सोने की तरह है, ठीक है, ये हमारा स्वर्णवत शब्द आया ही है। और आपको क्या लिख सकते हैं इसमें, स्वर्ण भूमि। दो तरह से आप इस अर्थ को, इस रिक्त स्थान को पूरा कर सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उससे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी भूधरा है शब्द, यहाँ पे ये पर्वतात शब्द है, पर्वत शब्द हमने उसका सिंपल अर्थ ले लिया पर्वतों का। जैसे हमारे जो आपका पाठ है उसमें भूधरा शब्द आया है, किसके लिए, पर्वतों के लिए। अब भूधरा शब्द लिखेंगे और अगर उसमें आपको पंचमी लगानी है, तो अगर यहाँ पे पर्वतात नहीं लिखना है, आपको भूधरा शब्द ही जैसा का तैसा उठाना है, तो आपको भूधरा शब्द में पंचमी विभक्ति लगानी पड़ेगी, और भूधर में पंचमी विभक्ति लग जाएगी तो ये बन जाएगा भूधरात, ठीक है। तो पर्वतात के स्थान पे आप भूधरात शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भूधरात शब्द थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए उसका सिंपल अर्थ हमने पर्वतात आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आप अपने यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको एक चित्र का वर्णन बता दिया। चित्र वर्णन भी अगर सिंपल आ जाए तो आप सिंपल कैसे लिख सकते हैं, इदम एकम चित्रम अस्ति, यह एक चित्र है, ठीक है। फिर आप कहेंगे पर्वतात
नदी निस्सरन्ति, यानी पर्वत से नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे अत्र, यहाँ अनेकाः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर अनेक वृक्ष हैं। अब आप कह सकते हैं नदी का जल, अब नदी में का की के का अर्थ निकालेंगे, कहेंगे नद्याः जलम, नदी का जल कैसा है, नद्याः जलम पवित्रम अस्ति, पवित्र है। ठीक है, नद्याः जलम शीतलम भवति, नदी का जल शीतल है। चित्र वर्णन इस प्रकार से किए जाते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसी चीज को आप संस्कृत में लिखते जाइए, तो ये आपका चित्र वर्णन हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात थी, इसमें तो पूरा दिया हुआ था, सिर्फ आपको खाली स्थान दे दिए और वो आपको भर देने हैं। आगे हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है 5वां, उसमें तो आपको मंजूषा भी दे दी गई है, यानी ये एक आपको कीवर्ड्स भी दे दिए हैं। अब आप इनका प्रयोग कर लीजिए और अपना लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहे हैं, ये अपन को सब अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। ये सैटेलाइट दिख रहा है, ये मिसाइलें दिख रही हैं, ये टैंक दिख रहे हैं अपने, है ना, जो लड़ाई के लिए अपने प्रयोग में हुए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई, अस्त्र शस्त्र दिखाई दिए जा रहे हैं। और उन्होंने प्रश्न क्या लिख दिया कि चित्राणि दृष्ट्वा, कि चित्र को देखकर, मंजूषातः, मंजूषा से, उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, उपयुक्त पदों को लेकर के वाक्य पूर्ति कुरुतु, वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है अस्मिन् चित्रे, यानी इस चित्र में दृश्यन्ते, दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, उपग्रह, तो अकेले उपग्रह तो नहीं दिख रहे हैं, और ये उपग्रह नाम, यानी उपग्रहों के का की के का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे भाई अगर हम लिख देते उपग्रह नाम, तो इसका अर्थ क्या निकलता, ये अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में उपग्रहों के दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सही अर्थ निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो ये नहीं है। अस्मिन् चित्रे प्रयोग दृश्यन्ते, यहाँ प्रयोग दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखा। अस्मिन् चित्रे सैनिकाः दृश्यन्ते, सैनिक दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, यहाँ अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, तो हम पहले वाले में लिख देंगे अस्त्राणि। ठीक है, भवती दिखाई दे रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं। अस्त्राणाम, अच्छा अस्त्र तो है, लेकिन उसमें देखिए अस्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति लग गई है, इसलिए इसका अर्थ निकला है अस्त्रों के। तो अपन अगर इसमें अस्त्रों के लिखेंगे तो क्या सही होगा कि अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में अस्त्रों का दिखाई दे रहा है, अस्त्रों के दिखाई दे रहे हैं, अस्त्रों की दिखाई दे रही है, गलत। लेकिन अगर अस्त्र हम सिर्फ लिख देंगे, अस्त्राणि का अस्त्र का बहुवचन अस्त्राणि लिख देंगे तो सही हो जाएगा कि अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, यानी इस चित्र में हमें अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब लिखा हुआ है एतेषाम् अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का युद्धे भवति, युद्ध में होता है। क्या होता है, तो कहेंगे प्रयोगः भवति, सैनिक होता है, उपग्रह होता है, अस्त्र होता है, अस्त्राणाम होता है, ये तो हमारा लिख ही चुका है। तो क्या कहेंगे, एतेषाम अस्त्राणाम, अब अस्त्राणाम तो पहले से ही लिखा हुआ है तो 2 बार तो आएगा नहीं, तो इसी तरह से हमने देख लिया। अब हम इसका अर्थ निकालेंगे, एतेषाम, इनका, किनका, अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का प्रयोगः युद्धे भवति, युद्ध में होता है। आगे लिखाता है भारतः एतदृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत एतादृशानां, इस प्रकार के प्रयोगेण, प्रयोग के द्वारा विकसित देशः मन्यते, विकसित देश माना जाता है। किसके, किनके प्रयोगों से, देखिए अस्त्र शस्त्र तो सबके पास हैं, लेकिन उपग्रह हर किसी देश के पास नहीं है, तो इसीलिए विकसित देश माना जाता है। किनके प्रयोगों के, इस प्रकार के उपग्रहों के उपयोग के कारण, तो आप कहेंगे उपग्रहाणाम। ठीक है, उपग्रहों के, का की के का भी बोध आ रहा है इसमें, तो हमारा उत्तर भी सही आ रहा है कि भारत एतादृशानाम, इस प्रकार के उपग्रहाणाम प्रयोगेण विकसित देश मन्यते। ठीक है, इस प्रकार के उपग्रहों के प्रयोग के द्वारा विकसित देश माना जाता है। आगे लिखा हुआ है अत्र, यहाँ पर परमाणु शक्ति प्रयोग अपि, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी भवति, होता है, तो यहाँ भवति लिखेंगे। आगे लिखा है आधुनिकई अस्त्रैः, आधुनिक अस्त्रों के द्वारा,
आधुनिकों के द्वारा, किनके द्वारा? अस्त्रों के द्वारा। आधुनिकई अस्त्रैः, यहाँ पे अस्त्र शब्द की विशेषता आधुनिकता बता रही है, इसलिए दोनों में एक ही विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पर भी एतेषाम अस्त्राणाम, यहाँ पे भी देखिए अस्त्रों की भी विशेषता एतेषाम ने बताई है, तो एतत् शब्द भी षष्ठी विभक्ति जैसा बन गया। जहाँ पर विशेषण विशेषता वाले शब्द आते हैं वहाँ पर जो भी विशेषण बनाया जाता है वो विशेष्य के अनुसार ही बनाया जाता है। जो विभक्ति हमारे विशेष्य शब्द में होती है वही विशेषण में लगाई जाती है। ऐसा अपन ने कई बार अभ्यासों में किया है। अगर आप निरंतर देखते चले आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ तुरंत समझ में आ गई होगी। यहाँ नहीं भी आई है तो भी यहाँ देख लीजिए, जैसे उपग्रहाणाम, उपग्रह कैसे बोले? इस प्रकार के। तो उपग्रह शब्द में जो इस प्रकार शब्द आ रहा था उसकी विशेषता बता रहा था। तो उपग्रह में हमारी षष्ठी विभक्ति थी, तृतीया वचन था, उसमें तृतीया षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा था। तो यहाँ एत दृश्य शब्दों में भी क्या लगा दिया? एतादृशा नाम, नाम और नाम देख लीजिए ई की विभक्ति लगाई हुई है। ऐसे यहाँ देखिए अस्त्रैः, तो यहाँ पे आधुनिक उसकी विशेषता बन रही है, तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लगा दिया। अर्थ क्या निकला है? आधुनिकई अस्त्रैः, यानी आधुनिक अस्त्रों के द्वारा अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, अस्मान यानी हमको, शत्रुभ्य शत्रुओं से रक्षन्ति रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के द्वारा कौन रक्षा करते हैं? सैनिकाः, सैनिक हमारी हमको रक्षा प्रदान करते हैं। आगे लिखा है खाली स्थान, सहायतया, सहायता के द्वारा बहुनी कार्याणि बहवन्ति, बहुत सारे कार्य होते हैं। किन के द्वारा होते हैं? कहते हैं अस्त्राणाम सहायतया, अस्त्रों की सहायता से बहुत कार्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारा आपका चित्र वर्णन जो है दूसरा भी पूरा होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारे पास मंजूषा उन्होंने पहले ही दे दी है। इस प्रकार से अर्थ लगा के हमने अपना चित्र वर्णन कर लिया पूरा। अब लिखा है चित्रम दृष्ट्वा, यानी चित्र को देखकर, संस्कृते, संस्कृत में पंचवाक्यानि लिखत, संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो ये देखकर तुरंत ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये दीपावली का पर्व चल रहा है, दीपावली का त्यौहार है। सबसे बहुत धूमधाम से जो मनाया जाता है भारतवर्ष में वो दीपावली होती है ना, सबसे जोर शोर से जो मनाया जाता है त्यौहार। तो यहाँ क्या करना है? हमें अपने दीपावली त्यौहार का वर्णन कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे? इदम यानी यह दीपमालिकोत्सवस्य चित्रम अस्ति। अब आप अगर दीपमालिकोत्सवस्य नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं? देखिए आप लिख सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। देखिए कई बच्चे जैसे भाई थोड़ा हर एक कैटेगरी होती है, कई बच्चे उसको और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसको और सरलता से भी लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? इदम, ये आप लिखेंगे दीप मालिका उत्सवस्य। अब इसका अर्थ कैसे? देखिए इसी को हमने सिर्फ तोड़ दिया, यहाँ पे ये था ना जो ओ की मात्रा, उसको तोड़ दिया, आ और ऊ में तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? दीपमालिका उत्सवस्य चित्रम अस्ति, कि यह दीपमालिका उत्सव, दीपमाला कहते हैं दीपावली। दीपावली भी शब्द देखिए क्या होता है, दीपावली भी आपको बताए किससे मिलकर बना होता है। ये माला शब्द क्यों हमने प्रयोग किया दीपों के साथ में? तो दीपावली जो शब्द होता है वो दीप और आवली शब्द से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? दीप और आवली। आवली का अर्थ होता है पंक्ति, पंक्ति या कतार या लाइन, ठीक है। तो दीपों की माला या दीपों की पंक्ति या दीपों की एक कतार, ये शब्द आता है दीपावली के लिए, इसीलिए इसको दीपमालिका भी कह दिया, यानी दीपों की जिसमें माला जलाई जाती है ऐसे उत्सव का, ठीक है। तो दीपावली शब्द अब समझ में आ गया कि दीपावली किससे मिलकर बना है? दीप और आवली शब्द से। ऐसे ही दीपमालिका उत्सवस्य, अब आप नहीं लिखना है दीपमालिकोत्सवस्य नहीं लिखना है तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, अलग अलग तोड़ के लिख दीजिए, शुद्ध भी लिख जाएंगे कि इदम दीपमालिका उत्सवस्य चित्रमस्ति, ठीक है। अब कहते हैं कि दीपमालिको उत्सवः
कार्तिक मासे भवति, कि दीपमालिका जो उत्सव होता है वो कार्तिक मास में होता है। वह कार्तिक मास में हमें बोलना है कि कार्तिक के महीने में होता है। कार्तिक के महीने में मैं का अर्थ बताना है, तो कार्तिक मास में आप सप्तमी विभक्ति लगा देंगे तो इसमें मैं का अर्थ निकल आएगा। होता है यानी भवति, भव शब्द से भवति होता है, तो क्या कहेंगे आप? दीपमालिकोत्सव या दीपमालिक का उत्सव। अलग अलग लिखना है तो क्या लिखेंगे आपको हमने बार बार बता दिया है, कोत्सव नहीं लिखना है, दीपमालिकोत्सव नहीं लिखना है, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं दीपमालिका उत्सव। ठीक है, संधि करके नहीं लिखना है, नहीं तो आ और ऊ का मेल हुआ है इसलिए ओ की गुण संधि हुई है दोनों जगह पे, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है उसमें। नहीं आ रहा तो अलग अलग करके लिख दीजिए। दीपमालिका उत्सव कार्तिक मासे भवति, कार्तिक महीने में होता है। फिर से कहेंगे इदम यह अस्माकम हमारा धार्मिक उत्सव भवति, धार्मिक उत्सव लिख दीजिए या अलग अलग लिख दीजिए इसको। यह हमारा धार्मिक उत्सव लिख देंगे आप, धार्मिक उत्सव भवति या अस्ति है, ये हमारा धार्मिक उत्सव है, धर्म से जुड़ा हुआ हमारा उत्सव है। अस्मिन् दिने, इस दिन पर, जनाः लोग मिष्ठानम खादन्ति, मिष्ठान खाते हैं। जनाः लोग परस्परम मिलित्वा, एक दूसरे से मिलकर, प्रहर्षिता भवन्ति बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 वाक्य हो गए। नहीं तो वाक्य तो अपने बहुत बहुत सारे हैं, कई और भी लिख सकते हैं कि अस्मिन् दिने, इस दिन पर, जनाः नवीन वस्त्राणि धारयन्ति, नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं, है ना। इसमें हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। भाई इसमें करने के लिए तो अपने बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन जो सिंपल से वाक्य हो सकते हैं आपके लिए वो हमने आपके लिखवा दीजिए। ठीक है, कि सब आपस में मिलकर खुश होते हैं। ठीक है, तो यही एक क्या होता है, हर एक उत्सव को मनाने का एक मूल उद्देश्य होता है कि आप उसको मनाएं और आप खुश हों, आपस में मिलना जुलना हो, आपका एक दूसरे से प्रेम की भावना बढ़े, है ना। मन में जो भी मन मुटाव चल रहे हों आपस में, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएं, तो इसलिए ये हर एक पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इनको हमने साथ वाले भी शब्द तो लिखे ही हुए हैं, उनके हमने तोड़ के भी बता दिए हैं कि इस प्रकार से भी आप उनको सरल वाक्यों में लिख सकते हैं। तो ये आपका चित्र वर्णन हो गया। चित्र वर्णन में पहले कैसा चित्र वर्णन आया कि केवल आपको चित्र दे दिया था, प्रश्न दे दिए थे और उसमें खाली स्थान थी, मंजूषा दे दी थी। लेकिन इसमें कहा कि अब चित्र का पूरा वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार से आपने चित्र का वर्णन कर लिया। ठीक है, अच्छा, चित्र वर्णन की जगह पे यहीं पे चित्र ना देते और लिख देते दीपावली पर 5 वाक्य लिखिए, तब भी वही लिख देते। कहें आपसे कि रक्षाबंधन पर्व पर आपको, रक्षाबंधन जो पर्व है उस पर 5 वाक्य लिखिए, तब भी आप यही लिख देंगे, है ना। तब भी आपको ये 5 वाक्य लिख दीजिए, चाहे चित्र वर्णन हो या अनुच्छेद लेखन हो, बात एक ही हो जाती है कि आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको बस 5 वाक्य लिख देना है संस्कृत में। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि थोड़ा सा चित्र से भी हमें सहायता मिल जाती है कि क्या क्या दिख रहा है उसी के बारे में लिख दीजिए, अपना बन जाता है। अब आगे लिखा है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, संस्कृते, संस्कृत में, पंचवाक्यानि लिखे, 5 वाक्यों को लिखिए। तो ये दिख रहा है ये कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है हमारा, रक्षाबंधन का। ठीक है, अब हमें रक्षाबंधन का लिखना है, तो अब रक्षाबंधन के बारे में बताएंगे। लिखेंगे रक्षाबंधनम यानी रक्षाबंधन, भारतीयानाम भारतीयों का, भारतीयानाम भारतीयों में, मुख्योत्सवः भवति। अब यहाँ पे मुख्योत्सव, मुख्य उत्सवः शब्द से मिलकर बना है, यहाँ पे हमारी गुण संधि हुई है, चाहे तो अलग अलग लिख लीजिएगा। मुख्य उत्सवः अस्ति। ठीक है, आगे लिखेंगे आप भगिन्यः यानी बहनें, भातृणाम यानी भाइयों की, हस्तेषु हाथ पर, रक्षा सूत्रम रक्षा सूत्र को, बाध्यंती बांधती हैं, भगिन्यः बहनें। अब यहाँ पे सब में बहुवचन लगाया क्योंकि हमने लिखना था बहनें। ठीक है, क्या लिखना था, बहनें, तो हमने लिख दिया भगिन्यः। अब इसी में हमें लिखना होता कि बहनों के द्वारा, अगर के द्वारा का अर्थ निकालना होता तो यही भगिनी शब्द का हम तृतीया विभक्ति का ले लेते तो हमारा हो जाता भगिन्याः यानी भगिनी के द्वारा। लेकिन हमें बहनें भी लिख दें तो भी हमारा वाक्य सही हो रहा है कि बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं। तो ये कैसे लिखा, बहनें
एक नहीं है बहन, बहुत सारी हैं, एक बहन थोड़ी ना बांधती है, सभी बहनें बांधती हैं, तो इसीलिए बहुवचन का रूप लिया। तो कहा भगिन्यः, भगिनी होता है बहन, ठीक है, संस्कृत में उसी का बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनाया जाएगा। तो बहन, दो बहनें और बहुत सारी बहनें, बहुवचन का रूप उठा लिया, बन गया भगिनी। भ्रातृ शब्द किसको कहा जाता है? भाई को। उसी में अब भाइयों की, अब का की का बोध करना है तो षष्ठी विभक्ति लगानी होगी, वो भी कौन सी? बहुवचन वाली, तो हो जाएगा भातृनाम। बहने भाइयों के, हस्तेषु, अब हस्त कैसा हो गया? हाथ। अब एक हाथ पे तो बांधते नहीं है तो हस्ते लिख देते, नहीं, हाथों पर। पर का अर्थ कहाँ आता है? सप्तमी विभक्ति में आता है। तो क्या हो जाएगा? अब एक हाथ थोड़ी ना होता है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा देंगे हस्त में, हस्त यानी हाथ, तो हो जाएगा हस्तेषु। रक्षा सूत्र को, तो रक्षा सूत्र को क्या, राखी को क्या कहा जाता है? रक्षा सूत्र। उसमें को का भाव लगाना है तो द्वितीय विभक्ति लगा दी, यानी रक्षा सूत्र को। बाध्यंती यानी बांधती हैं, तो भगिनी कौन होती है? बहनें, बहुवचन है इसलिए बाध्यंती लगा दी। बाधती लगते जब एक बांधती होती, बहुत सारी बांध रही हैं तो बाध्यंती हो गया। आगे लिखा है भ्रातरः यानी भाई, अपि भाई भी, ताशाम यानी उनको, उनको क्या करते हैं? रक्षा करते, उनमें क्या करते हैं? ताशाम उनको, रक्षा करते रक्षा के लिए, संकल्पयन्ति संकल्प करते हैं, ठीक है। भ्रातरः यानी भाई, भगिन्यश्च और भगिनी, परस्परम यानी आपस में, उपहाराणि यच्छन्ति आपस में क्या करते हैं? उपहाराणि यच्छन्ति उपहार देते हैं, आपस में उपहार देते हैं। बहन भी लाती है भाई के लिए, भाई भी लाता है, परस्परम, है ना। ते मिलित्वा और वे मिलकर, मिष्ठानानि चा अपि खादन्ति। अब यहाँ पे इस पे चापि खादन्ति लिखा हुआ है तो इसको आप च अपि खादन्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ते मिलित्वा वे मिलकर, मिष्ठानानि च अपि खादन्ति यानी मिष्ठान भी खाते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा? छठवां वाला रक्षा सूत्र का आपका एक अनुच्छेद कह लेते हैं, चित्र वर्णन कह लेते हैं। बातें की है चित्र में, बस ये रहता है कि चित्र दिखाई दे रहा है उसके अनुसार वाक्य लिख दीजिए। लेकिन हमारा जब अनुच्छेद लेखन होता है तो वहाँ पे ये ना लिख के कह देंगे वन, और कह देंगे वन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अब हमें चित्र नहीं दिख रहा है तो अपने आप वन के बारे में लिख दीजिए, लेकिन चित्र है तो अच्छी बात है, उसको देख देख के लिख देंगे कि इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, इदम वनस्य चित्रम अस्ति। ये किसका चित्र दिख रहा है? भाई वन का भी हो सकता है, उद्यान का भी हो सकता है। उद्यान यानी जैसे आप देखते हैं ना, आप कहेंगे उद्यान यानी बगीचे में थोड़ी ना होते हैं, तो अभ्यारण्य जो बनाए जाते हैं वो भी एक प्रकार के उद्यान होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, या आप लिख सकते हैं इदम वनस्य यानी वन का चित्र है, वनस्य चित्रम अस्ति। फिर कहेंगे अत्र बहवः वृक्षा सन्ति। सबसे पहले तो देख लीजिए कि खूब सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अत्र यानी यहाँ, बहवः यानी बहुत सारे क्या है? वृक्ष हैं। तो आप कहेंगे वृक्ष एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो वृक्ष का बहुवचन लगाएंगे, कहेंगे वृक्षाः और सन्ति यानी है। एक होता तो कह देते अस्ति, जैसे चित्र एक है इसलिए कहा है, और वृक्ष बहुत सारे हैं इसीलिए कह दिया है, तो हो जाएगा हमारा अस्ति का अर्थ होगा है और सन्ति का अर्थ हो जाएगा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इदम उद्यानस्य या वनस्य चित्रम अस्ति, अत्र बहवः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। अब कहेंगे वृक्षेषु बहवः पक्षिणः सन्ति। अब वृक्षों पर यहाँ पे देखो चिड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं। एक एक चीज को देखते जाइए, अपना एक एक वाक्य बनता जाएगा। पहले हमने कहा ये वन का चित्र है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, अब बहुत सारे पेड़ों पर पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे? वृक्षेषु यानी वृक्षों पर। अब वृक्ष में पर लगाना है तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे, यानी वृक्षेषु। वृक्षे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक वृक्ष नहीं है, बहुत सारे हैं, तो सप्तमी विभक्ति तो लगेगी लेकिन वो भी बहुवचन वाली। वृक्षेषु, अब बहुत सारे हैं, बहुत सारे को क्या कहा जाता है? बहवः। वह नहीं होता है, बहवः होता है। बहवः पक्षिणः, पक्षी भी बहुत सारे हैं तो पक्षी शब्द का भी बहुवचन लगाएंगे, पक्षिणः सन्ति। अब यहाँ पे एक देखिए पीछे से बाघ भी दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे अत्र, यहाँ पर एको व्याघ्रः अपि दृश्यते, यहाँ पर एक व्याघ्र भी दिखाई दे रहा है।
अब आप कहेंगे देखो यहाँ पे कौन, बोले मृगा, जो हमारी हिरण है वो बैठी है, यहाँ पे एक मयूर भी दिखाई दे रही है, तो आप क्या लिख देंगे, कहेंगे उद्याने मृगः, उद्यान में मृग, तिष्ठति बैठी है, तिष्ठ धातु होती है बैठने के लिए, तो कहते हैं उद्यान में या वन में, उद्यान की जगह अगर वन बता रहे हो तो आप यहाँ पे वने लिखेंगे। अगर ऊपर आपने क्या लिखा है, वन लिखा है, तो नीचे भी वने आएगा। वने मृगः तिष्ठति और तत्र तत्रैः, और वहाँ पर तत्रैः मयूरा अपि अस्ति, वहाँ पर मयूर भी है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका चित्र वर्णन। तो आगे देखते हैं। तो अब इस प्रकार से पाठ हमारा होता है पूरा। अभ्यास कार्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा पाठ भी कंप्लीट हो गया है पूरा। अब चलते हैं अब अपने अगले वीडियो में नए पाठ की ओर, जिसका नाम है हमारा चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम उस पाठ में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने वेबसाइट पेज हो जाता है ओपन, जिसमें कि आपको सारी क्लासेस दिखती हैं। इनमें से आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसका ही पेज हो जाएगा आपका ओपन, ठीक है, जिसमें कि उसी क्लास के सारे सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। मान लीजिए आपने क्लास 8th सिलेक्ट किया तो 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट आपको दिखने लगेंगे। उनमें मान लीजिए आपने संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि हर चैप्टर में कितने कितने वीडियोस हैं, कितने कितने टॉपिक करवाए गए हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। आप अगर पहला चैप्टर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों जो आपकी लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। मान लीजिए आपने पहला ओपन किया वीडियो तो आपके सामने पहला वीडियो चलने लगेगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है भाई, पहला वीडियो देख लिया, उसमें भी अगर हमें दूसरा देखना है तो नेक्स्ट पे चले जाइए, तीसरे पे जाना है तो नेक्स्ट पे चले जाइए, नहीं तो फिर हमें दूसरा तीसरा कोई और लेसन देखना है तो क्रॉस कीजिए, तो फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे अपन, ठीक है। आसानी से क्यों किया, क्योंकि भाई पार्ट में बनी हुई चीज़ें हैं। प्लेलिस्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि ढूंढते हैं वो पार्ट नहीं अगर मिल पाता है, कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो वो चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी और अलग अलग छोटी छोटी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी कि जिस पार्ट को पढ़ना है उसी के ही वीडियो अपन को दिखेंगे। बस तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई गई है। रजिस्टर करना है तो वो फ्री कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगना है। तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले नए पार्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।